बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, और ये वो वाही चैप्टर है जिसके अंदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम उन जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से एक को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है मैस ऑफ अर्थ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैस ऑफ अर्थ। ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इसकी मुख्तलिफ सेंस बन सकती है लॉन्ग क्वेश्चन की, कि कैलकुलेट द मैस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या दूसरा टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन का ये है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए आप किस तरह मैस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो सेंस हो सकती हैं। क्वेश्चन जैसे मर्जी है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 110 ओपन कर लें। वहाँ पर एक कंप्लीट टॉपिक मैस ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप कहेंगे थ्योरी। थ्योरी में इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है, जिसके अंदर वो कहता है कंसीडर अ मैस ऑफ अर्थ। कि सपोज करें हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, और उसका मैस है m, यानी कि अर्थ के मैस को हम कैपिटल M और E के साथ शो करते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसके अर्थ के साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर अटैच रखा हुआ है। ठीक है, और उसका मैस है m। क्लियर है? यानी कि हमने कहा कि कंसीडर हमारे पास अर्थ है, ये पूरी जो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है ये क्या है, अर्थ। ठीक है, और अर्थ का मैस हम इसको किसके साथ शो करते हैं, इसको बेटा हम ME के साथ शो करते हैं मैस ऑफ अर्थ को। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पर अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मैस है स्मॉल m। ठीक है, अब इस अर्थ के सेंटर से इस मैस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं r के साथ, यानी कि कैपिटल R। ठीक है, आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कल के इक्वल है। सर्कल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सर्कल के इक्वल ही है। तो इस अर्थ के सेंटर से लेकर इस मैस तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R के साथ शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मैस इज इक्वल टू R। यानी कि किसके इक्वल बेटा, ये डिस्टेंस R के इक्वल है। ठीक है, ये आपका जो पैराग्राफ ये थ्योरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैस ऑफ अर्थ के नीचे 4 लाइन वो पैराग्राफ है, वो किसके अंदर आएगा, थ्योरी की हेडिंग के नीचे वो आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है डेरिवेशन, कि आपने इसको डिराइव कैसे करना है। डेरिवेशन में आप देखें कि हमने कहा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अर्थ। कि आप मैस ऑफ अर्थ को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक क्या चीज बेटा, हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या कह सकते हैं यहाँ पे d स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो ये जो ग्रेविटेशन का कानून है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। किसके लिए बेटा, सिंपल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अगर छोटे मैसेज हैं m1 और m2 जनरल, उनके लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। लेकिन इस केस में यहाँ पे हमारे पास एक मैस है,
जो बहुत बड़ा है, जिसका नाम है मास ऑफ अर्थ, यानी कि मास ऑफ अर्थ तकरीबन 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 के इक्वल आता है, यानी कितना बड़ा मास है हमारी ज़मीन का। तो बेटा इसको इसलिए यहाँ पे इन दोनों मैसेज को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक मैस आ जाएगा हमारे पास ME यानी कि मास ऑफ अर्थ, और दूसरा मैस बेटा कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय M, ये वाला मैस। क्लियर है। और जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर किसको शो करता है, डिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हमने किसके साथ शो किया है, r के साथ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू आएगी r स्क्वायर। क्लियर बेटा। ये था आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस केस में, यानी जिसमें हमने अर्थ के बाहर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर से लेके और ऊपर तक सरफेस जो है वहां तक का जो डिस्टेंस है उससे हमने r वहां पे डिनोट किया है। ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। अब बेटा दूसरी बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइड बाय द अर्थ। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसकी वजह से हो रही है, वो अर्थ की वजह से हो रही है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है। यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m, यानी कि जो ये मास m है इस पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कौन अप्लाई कर रहा है बेटा, वो मास ऑफ अर्थ अप्लाई कर रही है, यानी जो अर्थ है वो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई कर रही है। ठीक है। तो बेटा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी अर्थ से। ठीक है। तो आपको पता है जब किसी मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेट के अंदर। तो आप लिख सकते हैं कि इसके फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट के, और जो वेट है वो किसके बराबर है, mg की इक्वल है। क्लियर है बेटा। यहाँ पर देखें कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वो वेट के इक्वल है, और वो वेट का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ कि वेट इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन हम नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। अब आप करेंगे क्या कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है। ठीक है। जब आप बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट जो देखेंगे तो दोनों साइड्स हैं f और f, ये क्या सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास दो दूसरी साइड बची हैं वो कौन सी हैं, कैपिटल GMEN और r स्क्वायर इज इक्वल टू, इस f की वैल्यू क्या बेटा, mg। समझ आ गई बेटा। ये कंपेयर करने का तरीका है जी बेटा। यहाँ तक देखने अगर कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लें कमेंट्स के अंदर। ये बड़ा क्लियर है यहाँ तक। मैंने कहा कि जो कंपेयर करने का तरीका है किस तरह है कि अगर देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की, यहाँ पर भी f है, यहाँ पर भी f है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो बाकी अगली साइड में क्या होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये m इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। तो बाकी क्या वैल्यूज बची, GME ओवर r स्क्वायर इनटू g। हमने बेटा क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट करना था मास ऑफ अर्थ। तो बेटा जो मास ऑफ अर्थ है वो कहां पर है, ये वाली वैल्यू। तो आप क्या करें, इस me को सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा me इज इक्वल टू, ये r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा r स्क्वायर g ओवर ये कैपिटल G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल G नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये थी जनरल एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बेटा सिर्फ इसमें क्या करनी है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, जो वहां पर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है बेटा। जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। और बेटा स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है वो होती है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। बेटा मैंने वहां पर सारी वैल्यूज लिख दी हैं, तो अब बेटा इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू r²g ओवर कैपिटल जी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लें बेटा यहाँ पे 6.4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या है बेटा, जी की वैल्यू है 10 ओवर जो कैपिटल जी है फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11, ठीक है बेटा। जब आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगी बेटा 6.0 × 10⁻24 और मास का यूनिट क्या होता है बेटा किलोग्राम, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया बेटा उसका नाम है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ में जो सबसे पहला पार्ट है वो आपने थ्योरी का ऐड करना है। थ्योरी जब ऐड करनी है उसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कंसीडर अ मास या कंसीडर एन अर्थ ऑफ मास m(e). एक अर्थ है, अब हमारी ज़मीन, उसका मास क्या है m(e). यहाँ पे देखिए आप नज़र आ रहा होगा कि हमने मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M(e) के साथ शो किया हुआ है। उसके बाद आपने लिखना है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, के फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऊपर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, और उसका मास एक स्मॉल है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं बड़ा करके लिखूँ, मास ऑफ अर्थ को बेटा आप कैपिटल M(e) के साथ डिनोट करेंगे और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है कोई भी मास ऊपर हैंग किया हुआ है अर्थ की सरफेस के बाहर, उसको बेटा आप किसके साथ शो करेंगे स्मॉल m के साथ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक, यानी कि ये अर्थ का सेंटर है और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ शो करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है r, ठीक है। यानी कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ और जो हमारे पास मास है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम किसके साथ शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे r के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक, ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था फॉर्मूला F = G(m1m2/d²). लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। वहाँ पर जो m1 और m2 क्या थे, ये मास थे किसी भी दो बॉडीज के, ठीक है। अब वहाँ पे जो m1 है वो हमने कंसीडर कर लिया, वो मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ m1 की जगह हम क्या लिख देंगे m(e), कैपिटल M(e), और दूसरा जो मास था m2 उसकी जगह हमने ये वाला मास ऐड कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को हमने किसके साथ शो किया था, डिस्टेंस को हमने शो किया था d² के साथ। तो बेटा जो d² है वो डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस है अर्थ के केस में वो रेडियस की फॉर्म में लिया गया है, तो आप उस d² की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे r², क्या रिप्लेस करेंगे बेटा r²। अब बेटा देखें कि ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये मास जो अर्थ की फील्ड के अराउंड है, और जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के अराउंड आ रहा है
ठीक है। अर्थ की एक फील्ड होती है जहाँ पर वो ग्रेविटी की फोर्स को अप्लाई कर सकती है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये उस फील्ड के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी बेटा उसको क्या नाम देंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जाहिर बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगी, ये मैस ऑफ अर्थ है, इसको अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है बेटा, टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ से अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अप्लाई होगी है, तो आप कह सकते हैं कि जो मैस है ये किस में कन्वर्ट हो गया अब, वेट के अंदर। हमने शुरू में जब चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि वेट और मैस के अंदर क्या फर्क है। मैस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, लेकिन जो वेट है इस पे क्या होता है कि जो मैस है उस पे ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होती है। जब किसी मैस पर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसकी जो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है इस मैस की, तो ये फोर्स किसके इक्वल है बेटा, ये फोर्स इक्वल है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, यानी कि ये फोर्स वेट के इक्वल है और वो वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अब बेटा इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। जब बेटा इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या सेम है, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। ए कैपिटल G m E m ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू mg, क्लियर है। यहाँ पर जो m मैस है और ये मैस है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो बाकी क्या चीज बची, G m E ओवर r स्क्वायर इनटू g, ठीक है बेटा। अब हमने कैलकुलेट क्या चीज करनी थी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना था मैस ऑफ अर्थ। क्या चीज कैलकुलेट करना बेटा, मैस ऑफ अर्थ। तो बेटा मैस ऑफ अर्थ me इधर रहेगी, इस साइड पर रहेगी, बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे G कैपिटल G और r स्क्वायर इसको हम इक्वल पे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा ये r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ये G के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैपिटल G इधर ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि r स्क्वायर क्या है, r क्या हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ, G क्या हमारे पास ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं आगे जाके आपको इन दोनों का डिफरेंस भी लिखवाऊंगा कि कैपिटल G और स्मॉल g के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कैपिटल R की जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है बेटा, R इज इक्वल टू 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू तो आप सबको पता है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब बेटा आपने क्या करना है, इन तीन वैल्यूज को इस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो बेटा r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर का मतलब है कि होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू क्या है बेटा 10 और डिवाइडेड बाय कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब आप वैल्यूज पुट करें बेटा तो आप उस वक्त इन्होंने नाम लिखें तो काम चल जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यूज पुट की है ना, यहाँ पर यूनिट ना लिखें तो आपको एंड वाला यूनिट याद होना चाहिए। जब आप बेटा इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बेटा जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 6.0 × 10⁻24 kg। मैथ्स के अंदर क्या होता है बेटा, किलोग्राम, ठीक है। अगर मैथ्स ऑफ अर्थ का आंसर, ये अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो मैथ्स ऑफ अर्थ का आंसर आता है 5.999, इस तरह कुछ आंसर आता है, तो वो बेटा किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 6.0 के ही अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है तो 5.999, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 6 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया वो था मैथ्स ऑफ अर्थ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है, पहले आपने थ्योरी का पैराग्राफ ऐड करना है और उसके बाद आपने इसका डेरिवेशन का पैराग्राफ, इसका डेरिवेशन नीचे लिखी हुई वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है बेटा। बेटा बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।